देखिए, पिछले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म को पढ़ रहे थे। आइसोमेरिज्म में बताया गया कि ये दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमर। नो नो नो, स्टीरियो आइसोमर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो ये एक ऐसा, सॉरी, उसमें ये 6 टाइप का हुआ था। आप याद कीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये 4 टाइप का हुआ है, जिसमें सबसे पहला था आयोनाइजेशन आइसोमर, दूसरा था हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर, तीसरा था लिंकेज आइसोमर और चौथा था कोऑर्डिनेशन आइसोमर। इस चारों आइसोमेरिज्म में आप एक ही चीज बार बार देख रहे थे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भले समान हो, लेकिन एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के जुड़ने का जो तरीका होता था वो डिफरेंट हो जाता था। आप याद कीजिए, आयनाइजेशन आइसोमर में लिगेंड और आयनाइजेशन स्फीयर का एक्सचेंज हो रहा था। हाइड्रेट आइसोमर में, हाइड्रेट आइसोमर या सॉल्वेट आइसोमर में टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेंज हो रहा था। लिंकेज आइसोमर में एम्बिडेंट लिगेंड के जुड़ने का तरीका चेंज हो रहा था, कभी नाइट्रिटो कभी नाइट्रिटोइन होता था, फॉर्मूला वही NO2 रह जाता था। और ये जो लास्ट था कोऑर्डिनेशन आइसोमर, इसमें आपने देखा कि लिगेंड दोनों दोनों का दोनों केटायन और एनायन वाला पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर था और दोनों में लिगेंड लगातार एक्सचेंज हो रहा था। तो हर बार एक ही चीज हो रही थी कि फॉर्मूला समान रह रहा था और एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के जोड़ने का तरीका बदल रहा था। फिर हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ शुरू कर चुके हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी समान रहता है और एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के जोड़ने का तरीका भी समान रहता है। तो डिफरेंस क्या होता है आइसोमर्स में? उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के स्पेस में अरेंजमेंट बदले हुए होते हैं। और ये स्टेरियो आइसोमर 2 टाइप का होता है, एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये दो चीज है, ये दोनों चीज उन लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा जो 11th में आइसोमेरिज्म पढ़े हैं। यदि आप वहां नहीं पढ़े हैं तो आज शायद आपको समझ में ना आए। इसमें हम कुछ कर भी ज्यादा नहीं सकते, है कि उन सब चीजों को फिर दोबारा डिस्कस करना बहुत मुश्किल काम है। देखिए, लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड ड्यू टू लिगेंड्स ऑक्युपाइंग डिफरेंट पोजीशंस अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड लिगेंड के पोजीशंस डिफरेंट होते हैं, इस वजह से इस तरह का आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। आप इसको लिख लीजिए, इस बात को आप एग्जांपल से समझेंगे बेहतर। आज इसका लास्ट क्लास है, कल संडे को क्लास आपका नहीं होगा। CFT का एक थ्योरी बचा हुआ है, वो पढ़ाना है। या तो उसको हम अगले संडे को पढ़ाएंगे, वो इसी चैप्टर का पार्ट है, या फिर वर्किंग डे में ही शाम में 8 से 9 एक एक घंटा करके 2-3 दिन में खत्म कर देंगे। काहे कि हम एक और चीज़ देखें, पिछला दिन जब लाइव क्लास ले रहे थे तो थोड़ा लंबा क्लास होता है तो आप परेशान होने लगते हैं। वो जैसा भी होगा बता देंगे, लेकिन सोमवार से वर्किंग डे में जो मेन क्लास आपका चलता है सुबह में 7 से 8, ये नया चैप्टर वाला होगा। चैप्टर होगा D&F ब्लॉक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है, एक चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। D&F ब्लॉक पढ़ेंगे, 5 से 6 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक में बच जाएगा, इसको अब सीधे एकदम लास्ट में करेंगे। और अब स्टार्ट हो जाएगा आपका 21 या 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th का शुरुआत करते हुए सीधे 12th को लास्ट करके ही अब वापस इनऑर्गेनिक पर लौटेंगे, जो 2 चैप्टर है। ऑर्गेनिक जब शुरू होगा तो उसके बीच में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा अटपटा होता है ये। अब सिर्फ ये एग्जाम्पल लिखेंगे। देखो, अभी तक यदि तुम कुछ नहीं भी पढ़े हो ना, तो एग्जाम में
उसका आंसर करना बहुत मुश्किल नहीं है। 30 क्वेश्चन तुमको हम देंगे, तुम उसको रट लेना, उससे बाहर क्वेश्चन सब्जेक्टिव में नहीं रहेगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप फंसिएगा जहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा, रटने वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। लेकिन ऑर्गेनिक में ये लैंग्वेज होता ही नहीं है, वहाँ पर हर एक चीज़ में एक एक सिंबल में समझ होती है। तो उसमें आप पास भी नहीं कर पाएंगे यदि आप समझेंगे नहीं तो। रटने वाला कोई विकल्प नहीं होता है ऑर्गेनिक में। और उसमें आप एक अलग लेवल की कंसिस्टेंसी चाहिए। क्लास में भी, घर पर भी आपको काम करना पड़ेगा। कर सकते हैं तो समझ पाएंगे, नहीं कीजिएगा तब आपको झेलना पड़ जाएगा। और ऑर्गेनिक और झेल भी आप नहीं पाइएगा। आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इधर देखो, PTNS3 होल टू Cl2, ये कंपाउंड। वहां पर 2+ भी था क्या? नहीं था। चलिए देखिए इधर, प्लेटिनम सेंटर में +2 रह भी सकता है, क्योंकि प्लेटिनम का दो तरह का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, एक +2 भी होता है और एक +4 भी होता है। यही है, तो इसी पर काम कर लेते हैं। यहाँ प्लेटिनम सेंटर में है, यहाँ भी प्लेटिनम सेंटर में है। इस प्लेटिनम के साथ 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस प्लेटिनम के साथ भी 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस प्लेटिनम के साथ 2 NH3 जुड़ा हुआ है, इस प्लेटिनम के साथ भी 2 NH3 जुड़ा हुआ है। मतलब सभी एटम्स समान है, ग्रुप ऑफ एटम्स समान है, उसके जुड़ने का तरीका भी समान है। एक प्लेटिनम से 2 Cl 2 NH3 यहाँ भी जुड़ा हुआ है, एक प्लेटिनम से 2 NH3 और 2 Cl यहाँ भी जुड़ा हुआ है। अंतर क्या है? स्पेस में जो उसका अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है दोनों में, उसको देखिए। यहाँ पर दोनों NH3 सेम साइड है, दोनों Cl सेम साइड है। सेम साइड रहे तो उसको हम लोग सिस फॉर्म कहते हैं। और यहाँ पर आप देखिए तो दोनों NH3 और दोनों Cl एक दूसरे के अपोजिट साइड है। अपोजिट को ही हम लोग हिंदी में विपक्ष बोलते हैं, और इसी को ट्रांस बोला जाता है। एक फॉर्म कहलाएगा सिस, दूसरा कहलाएगा ट्रांस। और यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि ए एंड बी आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर विथ ईच अदर, जो कि ऊपर पर लिखा हुआ है, नीचे में जगह नहीं मिला था इस वजह से। तो आपको समझ में आया कि वहां और यहाँ में क्या अंतर है, स्ट्रक्चरल में और ज्योमेट्रिकल में क्या अंतर है, ये समझ में आया। वहां पर देखो क्या होता था, जैसे सेंटर में पीटी था और इधर NO2 जुड़ रहा था, तो वहां पर क्या था कि पीटी के साथ N जुड़ गया, तो हम लोग उसको नाइट्रीटो N करके कहते थे। यदि वही NO2 N से नहीं जुड़ के O से जुड़ गया, तो हम उसको क्या बोलते थे, ONO। तो वहां और यहाँ में क्या अंतर है, वहां पर जुड़ने का तरीका ही बदल जाता था, यहाँ पर जुड़ने का तरीका नहीं बदला है। जुड़ाव बिल्कुल सेम तरीके से है, सिर्फ स्पेस में जो उसका अरेंजमेंट है वो डिफर कर रहा है दोनों जगह। उतारेंगे इसको। ए, देखो तो बोर्ड तो पकड़ लेते हैं। क्या उतार ली क्या तुम लोग? क्या बात है। तो खिस्सा करेंगे। इस समय समझा रहे थे उसमें उतार ली, अब उतारने का टाइम है तब बैठ के खिस्सा करेंगे। जो गारू हैं आप लोग, लेकिन तुम भी। ये ऊपर पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, वो नीचे में लिखिएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दूसरा एग्जांपल देखो, चेंज करो इसे। बहुत अच्छा।
इसको और इतना ऐठा है, इसको सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो गया, घूमता नहीं है इसका गर्दन, बता रहे हैं। यहाँ बैठते रहता है, घुमाते रहता है। देखो ना, पहले ठीक था, अब गड़बड़ा गया है। इधर देखिए अब। इसके एग्जाम्पल का जो अगला सेट है वो है CO En का होल टू Cl2+। पहले आप इसको समझ रहे, बंद करो फैन। नीचे वाला सारा स्विच ऑफ कर दो, तो उसको छोड़ दो बस, बाकी सब ऑफ। तो चिया का है रहा है, कौन सी बड़ी बात है, उतना गर्मी तो है नहीं। इधर देखिए, CO सेंट्रल एटम है, En एक बाइडेंटेट लिगेंड है, अकेला ये कितना बॉन्ड बनाता है, तो Cl एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, अकेला ये केवल एक बॉन्ड बनाता है। अब देखिए यहाँ पर En की संख्या भी 2 है और Cl की संख्या भी 2 है। अब ऐसे कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कुछ अलग से बात पहले आप समझ लीजिए, फिर हम इसको समझाएंगे। इधर देखिए तो En, इसका नाम बताओ तो, इथिलीन डायमीन, यही है ना इसका नाम। इसके यदि हम स्ट्रक्चर पर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अच्छा, यहाँ सेंट्रल एटम कौन था, CO। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CH2 NH2 H2। इसी को हम लोग बोलते हैं इथिलीन डायमीन। अब जरा सोचिए कि ये दो बॉन्ड बनाएगा, और दोनों बॉन्ड बनेगा, एक बनेगा इस नाइट्रोजन के साथ और एक बनेगा इस नाइट्रोजन के साथ, किसका, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से ही ना जुड़ेगा ये। तो सेंट्रल एटम को जब आप यहाँ बीच में रखोगे तो इसके बॉन्ड के बनाने का क्या तरीका होगा, एक बॉन्ड इधर से बनेगा और एक बॉन्ड इधर से बनेगा। अच्छा, ओवरऑल इसी को हम क्या कह रहे हैं, En, हाँ या ना। तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा En को इतना लंबा चौड़ा लिख के तो दिखाएंगे नहीं। तो इसके बॉन्ड बनाने का तरीका क्या होगा, जैसे Cl, CO के साथ यदि Cl जुड़े तो डायरेक्ट एक लाइन से जोड़ दीजिए, क्योंकि वो मोनोडेंटेट लिगेंड। लेकिन क्या En, पहले बताइए तो En कितना बॉन्ड बनाएगा, दो बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, दो बॉन्ड बनाएगा, दोनों सिंगल को, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप En को बॉन्ड बनाकर दिखाएंगे तो उस समय आपका कोशिश ये हो कि ये दो बॉन्ड बनाता है, तो एक को हम इस तरह से जोड़ेंगे और एक को हम इस तरह से जोड़ेंगे। क्योंकि यदि आप गलती से इस तरह से जोड़ दिए तो ये इंडिकेट करने लगेगा किसको, डबल बॉन्ड को। तो हम जब भी CO को जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे, क्योंकि वास्तव में वही चीज, वो वाला चीज ये है। लेकिन इतना हम हमेशा दिखाते नहीं रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल काम है उतना उतना एलिमेंट को दिखाना। तो शॉर्टकट तरीका वो है, आप NCERT में देखिएगा जम के यूज किया है इसका, तो वहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या कर दिया है। वो सिर्फ बॉन्ड बनाया है, बाइडेंटेट लिगेंड है, दो बॉन्ड बनाया है, अलग अलग साइड से दोनों बॉन्ड बनता है, इसलिए अलग अलग तरीके से उसको दिखाया। अब आप वापस आइए, अब आप समझ जाएंगे। COEN का होल टू Cl2, आप ध्यान से देखिए, दोनों En सेम साइड है और दोनों Cl सेम साइड है इसमें। और यहाँ पर देखो तो दोनों Cl एक दूसरे के अपोजिट साइड है और दोनों दोनों En भी एक दूसरे के अपोजिट साइड है। वो कहलाएगा सिस फॉर्म, ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्म। ओवरऑल यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट देकर पॉजिटिव चार्ज को दिखा दिया गया है। यदि आपका इच्छा हो नहीं दिखाने का तो नहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दिखाया हुआ है तो ये थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर कहाँ चार्ज है नहीं है। वैसे आपको और बेहतर समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कितना, x मानेंगे, इसका कितना 0, इसका -1, यहाँ से x + 0 - 2 = कितना हो जाएगा +1, x बराबर कितना हो जाएगा +3। इसी स्ट्रक्चर को हम चाहें तो यहाँ पर 3 प्लस दिखा सकते हैं, यहाँ पर 2 माइनस दिखा सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे, यहाँ 3 प्लस आप दिखा दिए, यहाँ 2 माइनस दिखा दिए, तो 2 माइनस 2 प्लस को खत्म कर देगा तो एक ही प्लस बचेगा। तो उतना चार्ज ना दिखाकर आप चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली है कहाँ, कहाँ है वो, CO पर है, क्योंकि CO पर 3 पॉजिटिव चार्ज था, Cl पर एक एक माइनस था। तो इस तरह से एक हो गया सिस फॉर्म, दूसरा हो गया ट्रांसफॉर्म। 1 मिनट रुकेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोमर कहलाएगा। कैसा आइसोमर कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएगा, क्योंकि स्पेस में, इस स्पेस में लिगेंड के जुड़ने के तरीका में अंतर है।
अरेंजमेंट में अंतर है। अब देखो, अब आप सिर्फ इस कंपाउंड पर फोकस कीजिए, इस पर। जरा सोचिए कि यदि हम एक मिरर यहां पर रख दें तो इसका जो इमेज बनेगा, उस इमेज में आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो Cl है ये लेफ्ट साइड रहेगा, ये En ठीक अपोजिट साइड रहेगा, हाँ या ना? तो आप इमेजिन सिर्फ कीजिए जो बोल रहे हैं, इसका जो मिरर इमेज इस साइड में बनेगा, क्या वो मिरर इमेज इसको सुपर इम्पोज करेगा क्या? सुपर इम्पोज करने का मतलब होता है कि एक दूसरे पर आ जाना। जैसे ये दोनों हाथ है मेरा, यदि हम दोनों को इस तरह से करें तो ये सुपर इम्पोज कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को ढक ले रहा है। तो आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो मिरर इमेज इसका बनेगा, यदि उसको वैसे ही उठा के हम इस पर रखें तो क्या इसको सुपर इम्पोज करेगा? कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? यहाँ Cl राइट साइड है, मिरर इमेज बनाएगा तो Cl लेफ्ट साइड चला जाएगा। अब लेफ्ट साइड में यहाँ En है, वहाँ Cl है, पता चलेगा कि वो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। तो आप एक चीज गौर कीजिए कि इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो इसी को सुपर इम्पोज नहीं करेगा। अब आइए इधर, थोड़ा यहाँ पर मिरर डाल के देखिए तो इस कंपाउंड में ये सुपर इम्पोज कर जाएगा। कैसे? यहाँ En है तो लेफ्ट साइड En आएगा, उधर राइट साइड, लेफ्ट साइड वहाँ En है तो इधर राइट साइड En आ जाएगा, ऊपर Cl नीचे Cl सुपर इम्पोज कर जाएगा। तो आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा, जब आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे होंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाएगा, इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करेगा। एक्चुअल में जब आप ऑप्टिकल आइसोमर पढ़िएगा या 11th में जब आप पढ़े थे तो आप याद कीजिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ वहीं पर शो होता है जिसके स्ट्रक्चर का मिरर इमेज डिफरेंट हो। यदि सुपर इम्पोज कर रहा है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है और वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कोई बात नहीं होती। तो इन्हीं सभी बातों से संबंधित आगे का बात है, पहले आप इसको उतारिए, तो वहां पर जब देखें पहुंचेंगे तो करेंगे। देख के उतारिए। तुम लोग का रईसी का कोई कहना है, जितना आदमी हो उतना पंखा लगा के बैठे, सबको बंद करेंगे। अरे जिसका मोबाइल है ले लेना, काहेल हमको फंसाने के लिए परेशान हो भाई। फोन आता है उस पर पागल की तरह हम ऑफ नहीं करते हैं, उठाते हैं तो कोई बोलता नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि जिसका मोबाइल है बोलो, कोचिंग पर रखा हुआ है आके ले लेगा। पता नहीं कहीं चोरी उड़ी का मोबाइल होगा, पता चलेगा ट्रैक करते हुए पुलिस हमारे घर पर। आज नहीं लिया तो आज हम कहीं फेंक देंगे उसको। अच्छा, है निहायत शरीफ आदमी का, लॉकर नहीं लगा हुआ है, इसी से ना स्पष्ट होता है कि शरीफ आदमी का। कल मोबाइल में कहाँ नहीं लॉक रहता।
अरे 2-3 कुछ तो दबाता होगा। चलिए उतार नहीं। नहीं, पिन तो छोटा वाला फोन में भी रहता ही है। नहीं नहीं, रहता तो है। रहता है, सब में रहता है। सब में नहीं रहता है। अच्छा ठीक है, नहीं रहता है। अब खुश। देखो अगला कंपाउंड है CuNH3 का होल 4Cl2। इसमें टोटल कितना लिगेंड है बताइए? 6। 4 NH3 और 2 Cl। इसमें हम सिस ट्रांस को कैसे इंडिकेट करते हैं, आप ये देखो। जो स्क्वायर आप बना रहे हैं, जो प्लेनर फेस है, उसमें हम 3 जगह क्या रखें? NH3 और एक जगह Cl। और एक Cl यहाँ और एक NH3 नीचे, इसी को हम ये दिखाए हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है कि Cl और Cl एक दूसरे के नजदीक है। लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में देखिए क्या किया गया, इस NH3 को उठा के यहाँ कर दिया गया, यानी प्लेनर के फेस के सारे कोना पर क्या है? NH3। और एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, तो Cl एक दूसरे के अपोजिट साइड चला गया, तो इसी को हम लोग कौन सा फॉर्म कहेंगे? ट्रांसफॉर्म। तो वो कहलाएगा सिस फॉर्म, ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्म। एग्जाम्पल के साथ इसको उतारिए तो। और यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ जो GI लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अच्छा, ये जो डॉटेड लाइन हम बनाते हैं, सच पूछो तो इस डॉटेड लाइन का मतलब कुछ नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि वो डॉटेड लाइन सारा एक फेस पर है, एक प्लेन पर है। आप ऑक्टाहेड्रल शेप को ढंग से समझ सकें उसके लिए वो बनाया जाता है। हो गया। दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि कंपाउंड विच रोटेट द PPL इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। PPL का मतलब यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। वह सारा कंपाउंड जो PPL को रोटेट करता है वो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहलाता है। रुकिए, एक चीज याद दिलाते हैं आपको। आप जो 11th में पढ़े थे, उसमें जो कुछ बात समझाया गया था उसी से संबंधित कुछ बात है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बच्चा सब जो लेजर लाइट से खेलता है, नया नया अलग अलग
इमेज बनाते रहता है लाइट का। तो उसमें आप मान लीजिए कि एक ऐसा इमेज बन रहा है एरो टाइप का, ठीक है। मतलब यहाँ से हम उस लेजर को जलाते हैं तो सामने दीवार पर एक एरो बनता है, ऐसा समझ लीजिए। जो 11th में बोला गया था वही सब हम रिपीट करें, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक ग्लास ट्यूब लीजिए और उस ग्लास ट्यूब में किसी कंपाउंड को भर लीजिए, और कंपाउंड को भरने के बाद उससे पीपीएल को पास करवाइए। मतलब यही लाइट को, कोई भी साधारण लाइट ही पीपीएल है, दिया, लालटेन, नॉर्मल लाइट, ये सब यही सब पीपीएल। इसको जब आप पास करवाइएगा, मान लीजिए कि हम ये लेजर बीम रखे हुए हैं इस होल से, मतलब ग्लास ट्यूब से जिसमें कंपाउंड रखा हुआ है, इससे इस बीम को हम पास करवाते हैं। यदि सामने वाले दीवार पर बिल्कुल ऐसा ही इमेज वहां बन रहा है लाइट का, तो ऐसी स्थिति में हम ये समझेंगे कि कंपाउंड से पास होने के बावजूद भी किसी प्रकार का लाइट में कोई डेविएशन नहीं हुआ। यदि ऐसा होता है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाता है, क्योंकि उस कंपाउंड को इस पीपीएल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कंपाउंड के लिए हम कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं होता है। लेकिन यदि आप इसको पास करवाए और ये एरो या तो राइट रोटेट कर जाए या लेफ्ट रोटेट कर जाए, यानी डेविएट हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और सिर्फ यही कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। इसमें एक ऐसा कंपाउंड होता है जो राइट रोटेट करता है और एक ऐसा होता है जो लेफ्ट रोटेट करता है। यदि पीपीएल का रोटेशन राइट हुआ है तो उस कंपाउंड को डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म कहते हैं, या डी फॉर्म कहा जाता है। जैसे ग्लूकोन डी, आप नाम सुने हैं, वो डी यहीं से आया है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी से। और यदि वही लेफ्ट रोटेशन देता है तो उसको हम लोग लेवो कंपाउंड या लेवोरोटेटरी कंपाउंड कहते हैं, और एल फॉर्म उसको बोला जाता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दो फॉर्म होता है, जैसे ज्योमेट्रिकल में दो फॉर्म था ना, सिस और ट्रांस, वैसे ही ऑप्टिकल में दो फॉर्म होता है, एक डी फॉर्म और दूसरा एल फॉर्म। राइट रोटेशन दिया तो डी फॉर्म, लेफ्ट रोटेशन दिया तो एल फॉर्म। ये बात यहाँ से समझ में आपको आएगा भी नहीं कि वो राइट रोटेशन देगा या लेफ्ट रोटेशन देगा, वो समझ में आएगा लैब में जब आप उस पर प्रैक्टिकल करेंगे तब। यहाँ से आप सिर्फ ये पहचान सकते हैं कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसका सुन लीजिए, कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसका मिरर इमेज कंपाउंड को सुपर इम्पोज ना करे वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और जिसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वहां पर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तो कंपाउंड बनाकर चेक करना पड़ेगा कि कौन ऑप्टिकल एक्टिव है, मतलब स्ट्रक्चर बनाकर कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उसके हिसाब से देखेंगे कि डेक्स्ट्रो फॉर्म क्या होता है, या कौन डी फॉर्म कहलाएगा, कौन एल फॉर्म कहलाएगा। तो पहले आप इसको लिखिए। तो लिखिए इसको। हो गया लिखा हुआ? कल संडे है, कल छुट्टी मनाइए, 2-4 दिन और थोड़ा मौज मस्ती कर लीजिए। ऑर्गेनिक शुरू होगा, थोड़ा कंसर्स हो जाइएगा। चलिए ध्यान दीजिए इधर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में आगे जो बातें लिखी हुई हैं उसको थोड़ा देखिए। तो लिखा हुआ है कि व्हेन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एबिलिटीज टू रोटेट द डायरेक्शन ऑफ प्लेन polarized light PPL are said to exhibit optical isomerism and the molecules are called optical isomers। वैसे दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो लेकिन पीपीएल के रोटेट करने का जो एबिलिटी हो वो डिफरेंट हो,
तो हम कहेंगे कि उस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, और ये जो दोनों कंपाउंड कहलाएगा वो एक दूसरे का क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर। तो कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन नहीं करेगा, उसका एक ही तरीका है जानने का। मिरर इमेज डिफरेंट बन रहा है तो करेगा, नहीं बन रहा है तो नहीं करेगा। देखेंगे इसको। अच्छा, एक और बात है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसमें, इस चैप्टर से, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, क्योंकि ये पता है कि ये 11th का चीज है। वहां पर आप डिटेल में और इससे भी ज्यादा डिटेल में वहां पर आप लिखें। क्वेश्चन जो पूछता है यहाँ से वो हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछता है। यहाँ से जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्टिव नहीं पूछता है। और यदि सब्जेक्टिव पूछेगा तो कैसा पूछेगा ये भी हम आपको बताते हैं। ऑब्जेक्टिव जो पूछा है उस तरह का हम करवा देते हैं क्वेश्चन, और जो सब्जेक्टिव में पूछ सकता है वो क्या पूछेगा उसको देखिए। आपसे ये सब लिखने उखने के लिए नहीं बोलेगा, आज तक कभी नहीं पूछा है ऐसा। आइसोमेरिज्म की बात जहां भी होगी, एक चीज हमेशा स्थिर रहेगा, कौन चीज, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट एबिलिटीज टू रोटेट द डायरेक्शन ऑफ पीपीएल is said to be optical active, and the compound is called optical isomers. बुलेट राजा हैं। ये सब टाइप का आदमी यदि रोड से पास करता होगा तो मने मन दो चार को एडजेक्टिव आ जाता होगा मन में। पता नहीं ऐसे लोगों को समझ में ये बात क्यों नहीं आती। एक लास्ट बात इसका, सुनो इधर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जनरली उस कंपाउंड में शो करता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और लिगेंड बाइडेंटेट हो। इसीलिए यहां लिखा हुआ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग बाइडेंटेट लिगेंड। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो वही ना होगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, क्योंकि एक sp3d2 और एक d2sp3 दोनों ऑक्टाहेड्रल होता है। इसको लिखेंगे। सोमवार को नया चैप्टर स्टार्ट होगा, आप सभी आदमी अपना अपना आइडेंटिटी पे साथ में रखेंगे, चेकिंग होगा। और जब तक 12th का ऑर्गेनिक स्टार्ट ना हो जाए तब तक चेकिंग लगातार चलेगा, तो हर दिन साथ में रखेंगे। हमको टाइम नहीं वैसा मिल पा रहा है कि हम आपको थोड़ा सा वेरीफाई हो लें कि कार्ड का क्या स्थिति है। जिस दिन हमको थोड़ा टाइम मिल जाएगा हम चेक कर लेंगे। ताकि एक फाइनल वेरिफिकेशन होता है, एक फुल पेड का मोहर भी लगेगा जिसको हम खुद देखकर वेरीफाई करेंगे। तो वो टाइम नहीं मिल पा रहा है हमको, इसलिए नहीं हुआ है। ये लिख चुके हैं आप। एग्जाम्पल लिखिए। सी ओ एन का होल 3 3 प्लस एक ई एन, एक ई एन दो बॉन्ड बनाता है तो 3 ई एन 6 बॉन्ड बनाएगा, डेफिनेटली ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। एग्जाम्पल लिख चुके हैं आप, इधर देखिए।
COEN का होल 3 तीनों EN को हम इस तरह से दिखा रहे हैं। इसका जब मिरर इमेज खींचेंगे तो क्या ये उसको सुपर इम्पोज करेगा? नहीं करेगा। इसको यदि पकड़ के तुम इस पर डालो तो ऐसा लग रहा है कि इधर एक EN है और इसमें टोटल 2 EN उस साइड है, तो सुपर इम्पोज नहीं किया तो हम कहेंगे कि A एंड B आर ऑप्टिकल आइसोमर। उधर CO सेंट्रल एटम जो बना रहे हो उसमें C कैपिटल होगा और O स्मॉल होगा। इस सब का ध्यान रखा कीजिए। कैपिटल C कैपिटल O इंडिकेट कर देंगे, कार्बोनिल लिगेंड इंडिकेट होने लगेगा। छोटा छोटा चीज को ही सही करके आगे बढ़ा जा सकता है। सडनली कोई बड़ा चेंज किसी के लाइफ में नहीं आता है, और जिसके लाइफ में आता है वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होता है। और हम आप लोग जो हैं सो साधारण आदमी हैं। क्या हो गया लिखा हुआ? चेंज करें? देखिए CON का होल टू Cl2+, और यहीं पर ये लास्ट हो जाएगा, यहीं पर खत्म है ये। लेकिन खत्म तो कर देंगे। अब आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछता है और उसका क्वेश्चन, उसका जवाब आप कैसे देंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सुनिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आता है। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल बाय द फॉर्मूला COEN का होल टू Cl2+? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया जाएगा 2 3 4 5। बताइए क्या सही जवाब होगा। हमारा क्वेश्चन सुनिए फिर से। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल बाय द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से कितने आइसोमर्स का निर्माण किया जा सकता है? क्या इसका सही जवाब है? इसका सही जवाब है 3। 3 बनेगा। देखो कैसे 3 बनेगा, बताते हैं। COEN का होल 2+, यही है ना, यही चीज वहां पूछा गया था। आप देखिए, एक सिस फॉर्म एक ट्रांसफॉर्म, यानी ये एक, और इसको हम पहला कंपाउंड मान लें और इसको हम दूसरा मान लें, तो दो दो स्ट्रक्चर मिला ना डिफरेंट। ये दोनों एक दूसरे का कैसा आइसोमर है? ज्योमेट्रिकल। अब हम इसमें थोड़ा ऑप्टिकल को चेक कर लेते हैं। इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो डिफरेंट मिरर इमेज बनाएगा। तो एक यदि ये D फॉर्म कहलाएगा तो दूसरा L फॉर्म कहलाएगा। इसका मतलब एक स्ट्रक्चर, ये पहला आंसर नहीं, आंसर का पहला स्ट्रक्चर ये, दूसरा, इसका जो डिफरेंट मिरर इमेज बनेगा वो हुआ तीसरा, और इसका हम मिरर इमेज बनाएंगे तो इसका पता चलेगा कि मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर रहा है, क्योंकि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कुल कितना स्ट्रक्चर मिला आपको? 3। इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा? 3। 2 होगा एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल और 1 होगा एक का ऑप्टिकल। आई बात समझ में? यही क्वेश्चन कई बार पूछा है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि ड्रॉ द ऑल स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स ऑफ COEN का होल टू Cl2। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर बना देंगे, इसका मिरर इमेज बना के इसको C नंबर कह देंगे और इसका मिरर इमेज बना के उसको काट देंगे, क्योंकि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यदि वो भी करता तो 4 आंसर होता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ऑप्टिक देखो, जियोमेट्रिकल आइसोमर में ज्यादा लफड़ा नहीं है, लफड़ा होता है ऑप्टिकल आइसोमर में। और एक चीज आप बस ये ध्यान में रखिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मिरर इमेज डिफरेंट दे रहा है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और यदि मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर गया, सेम आ गया, तो वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बातें नहीं होंगी। क्लियर है ये? एक और चीज, आप इसको उतार चुके हैं तो ये उतर उतर गया है ना। देखो, यदि ये राइट रोटेशन देगा ना तो निश्चित है कि ये लेफ्ट रोटेशन देगा, इसीलिए उसको डेक्स्ट्रो फॉर्म कहा जाएगा, इसको लेवो फॉर्म कहा जाएगा। मान लीजिए कि ये यदि डी दे रहा है तो ये एल देगा। अब आप कहेंगे कि सर हम ये कैसे समझेंगे कि ये डी देगा या एल देगा, ये हम भी नहीं जानते हैं कि क्या देगा, ये लैब में जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि यदि ये राइट रोटेशन दिया है तो ये लेफ्ट रोटेशन देगा। अब फिर आप ये मत कहिएगा कि सर राइट रोटेशन दिया है तो डी क्यों लिख दिए। राइट रोटेशन वाले कंपाउंड को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है, डी से इंडिकेट किया जाता है। और ये एल का मतलब यहाँ लेफ्ट नहीं है, ये लेवो रोटेटरी कंपाउंड है, लेवो कंपाउंड है, जिसको हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि लेफ्ट रोटेशन तो एल और राइट रोटेशन तो उसको आर से नहीं, किससे इंडिकेट करते हैं, डी से। तो हम इसको कह सकते हैं डी फॉर्म, और इसको कहा जाएगा एल फॉर्म। यानी दोनों मिरर इमेज एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, एक डी फॉर्म होगा तो दूसरा एल फॉर्म होगा। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। इसका एक टॉपिक बचा हुआ है CFT में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वर्किंग डे में या तो शाम में 8 से 9 एक एक घंटा पढ़ा के 2-3 दिन में खत्म कर देंगे, ये ज़्यादा सही रहेगा हमारे ख्याल से। या फिर संडे को बुलाएंगे। हालांकि एक चीज़ ये भी है कि यदि हम ऑनलाइन सिर्फ पढ़ाते हैं तो यहाँ पर तो कोई पहुँचेगा नहीं। ऐसे बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल नहीं है तो दिन में पढ़ाते हैं, तो यहाँ भी आके पढ़ लेते हैं। देखते हैं, 3 से 4 शाम में पढ़ा देंगे। आइए सोमवार को आइए, नया चैप्टर होगा D&F ब्लॉक के लिए।